एडिटोरियल तो इस बात पे होना चाहिए था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज बर्मिंघम में एक क्रिकेट मैच था। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी टीमें पूरी दुनिया की बनी हुई हैं और उसमें जो भारतीय इंतहा पसंदी है, हिंदुत्व का नज़रिया वहाँ खेलों के अंदर घुस चुका है और क्रिकेट टीम को भी वो वायरस लग चुका है। वहाँ 5 प्लेयर्स ने इंडिया के पहले कहा कि हम खेलने से इनकार करते हैं अगर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से खेला, बल्कि अगर वो ग्राउंड में भी आया तो उसके बाद से वहाँ पे एक मसला शुरू हो गया और मसला चलता रहा और फिर आखिरकार ये हुआ कि ये मैच कैंसिल करना पड़ा और इस मैच के पाकिस्तान को कोई पॉइंट्स भी नहीं मिले जो कि मिलने चाहिए थे। लेकिन बताना यहाँ पे सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि इंतहा पसंदी जो है मोदी ने और उसकी बीजेपी ने और आरएसएस ने इंडिया की तमाम पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा गहरी कर दी है, इतनी ज़्यादा डाल दी है कि अब वो कई दहाइयाँ लगेंगी उसको निकलने में। और जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक यादगार होते थे वो भी शायद अब ना हो सके। एडिटोरियल हमें इस पर करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में स्कैंडल्स इतने हैं कि एक स्कैंडल से आंख उठाते हैं तो दूसरा सामने आ जाता है। जैसे कि अभी हम चीनी की कीमत 200 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। पिछले साल 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने से मुल्क में चीनी की किल्लत के बायस अब चीनी इंपोर्ट की जा रही है। एक्सपोर्ट में भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है माफिया ने पैसे बनाए, अब इंपोर्ट में भी वो माफिया पैसे बनाएगा। लेकिन ऐसे स्कैंडल हर साल जन्म लेते हैं, उस पर कुछ नहीं होता, कार्रवाइयाँ नहीं होती, सिर्फ मीडिया पर खबरें आती हैं और लोग पैसे बना के घर चले जाते हैं। और जैसा कि 2023-24 में 300 अरब रुपए का एक गंदम स्कैंडल भी सामने आया था जब इस मुल्क में निगरान हुकूमतें थी इलेक्शंस के लिए, और उसमें अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस गंदम स्कैंडल की तस्दीक कर दी है और जितना नुकसान हुआ है उसको भी। लेकिन ये इसके मुताबिक ये दरामद उस वक्त की गई जब मुल्क में 40 लाख मैट्रिक टन का ज़ख़ीरा मौजूद था। उस साल गंदम की पैदावार भी 3 करोड़ 14 लाख मैट्रिक टन थी। तो सवाल ये है कि ये जो स्कैंडल दर स्कैंडल आते हैं इनका एहतसाब अगर होगा तो अगला स्कैंडल आने से रुकेगा, वरना इस कौम को भी आदत हो गई है कि महंगी चीज़ें भी खरीदें, स्कैंडल की खबरें भी आएँ और फिर उन पर कुछ कार्रवाई ना हो। तो देख लें आगे बढ़ना है या मज़ीद स्कैंडल। और हमारा आज का हॉट इशू होगा अगली जंग कैसे लड़ी जाए। हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, दिफाई तजज़ियाकार हैं और उनसे हम बात करेंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा कि न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर पाकिस्तान ने उसमें इख्तियार किया, और फिर उन्होंने साथ ये कहा कि अमेरिका ने भी इसी न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर के ज़रिए ईरान पे जो रिसेंटली हमला किया था वो भी इसी तरीके से किया था। तो ये मिसालें दी जा रही हैं इस एयर वॉरफेयर की जो 6 और 7 मई की रात को हुआ और जिसमें तकरीबन 150 तैयारों ने हिस्सा लिया दोनों तरफ से। दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जंग इसको कहा जा रहा है और दुनिया की एयरफोर्स की अकेडमीज़ में ये पढ़ाई जा रही है। इसमें हम बात करेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि जो ट्रंप की स्टेटमेंट है उसके बाद से मोदी के खिलाफ तनकीद का एक तूफान आया हुआ है इंडिया में, और कांग्रेस पार्टी तो बाकायदा ट्रोलिंग कर रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और उनको कह रहे हैं, उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं, साथ कहा जा रहा है कि उनको तो उनके दोस्त ने ही मरवा दिया, दोस्त वो डोनाल्ड ट्रंप, और उनको वो कह रहे हैं कि मेरी पोल क्यों खोलते हो। खैर ये तो इंडिया का अपना मसला है कि वो मोदी के रास्ते पे चलना चाहते हैं या सच के रास्ते पे। चिश्ती साहब ये बताइएगा, जो उन्होंने ज़ाहिर हमने जेट तैयारों की तो तस्दीक हो गई अब उनकी तरफ से भी, लेकिन उन्होंने एक बात की कि न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। ये बताइएगा अगली जंग का भी खदशा इंडिया से जाहिर किया जा रहा है और ख़ास तौर पे जो 6 और 7 मई की रात को हुआ तो उन्होंने अपनी एयरफोर्स ग्राउंड करने के बाद उन्होंने कहा जो हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम थे उनको दूर किया और हमने जो कुछ किया था उन्हें समझ आ गया। अगली जंग में हम यही फॉर्म ऑफ वॉरफेयर होगा या कुछ नया होगा? बहुत शुक्रिया अफसार साहब से इनवाइट करने का, और मैं खुश हूं कि आपने ये लफ्ज पिक किया है। मैं कल से मीडिया के साथ हूं और यहाँ पे अभी क्योंकि मैं कनाडा में हूँ कुछ लेक्चर्स के सिलसिले में, तो पाकिस्तानियों से भी मिल रहा हूँ यहाँ पे टॉक्स वगैरह, और कल से कुछ चैनल्स भी पैरेलल कर रहा हूँ। लेकिन ये पहली दफा आपने ये लफ्ज सही पिक किया है कि न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। देखिए न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर एक एक्नॉलेजमेंट है 2 तरीके की। एक तो उन्होंने ये बताया कि जिसने भी न्यू फॉर्म, दोनों इंडिया पाकिस्तान में से पाकिस्तान ने न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है, जिसने बहुत प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय किए। दूसरा उन्होंने अमेरिका से रिलेट किया, ये बहुत बड़ी एक कॉम्प्लीमेंट ही मैं इसको लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह टेक्नोलॉजिकली न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर हमने अप्लाई किया इस जंग में भी इस्तेमाल किया गया। हिंदुस्तान का आप देखिएगा कि कुछ अरसे में सारा जब और ज्यादा डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने
निस्बतन पाकिस्तान की निस्बत कन्वेंशनल वॉरफेयर पे बिलीव किया है। वो सिर्फ बड़ा पैकेज लेकर आए थे, वो समझते थे कि हमारी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो हम डोमिनेट कर लेंगे। लेकिन अब सिर्फ नंबर से डोमिनेट नहीं होती एयरफोर्स, एयर पावर या एयर मैनेजमेंट जो होती है, एयर सुपरियॉरिटी जो गेन करना चाहते हैं, सिर्फ नंबर से नहीं होती। आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, आपने दुश्मन को की ओरिएंटेशन को डीजनरेट करना होता है, डिसओरिएंटेट करना होता है, कंफ्यूज करना होता है, स्पूफिंग करनी होती है। तो ये बहुत बड़ा एक वे फॉरवर्ड है और एक कॉम्प्लीमेंट है और एक एक्नॉलेजमेंट भी है। कमिंग टू योर पॉइंट जो आपने कहा कि जी 5 जहाज मार गिराए और मोदी डिनायल मोड में है, एब्सोल्युटली। मैं भी कल से कुछ इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा था, वो कह रहे थे कि उन्होंने, ट्रंप ने नाम तो नहीं दिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, सिर्फ 5 जहाज गए। तो मैं थोड़े स्माइल, कल मुझे कोई पाकिस्तानी कुछ मिले एक इवेंट में जब मैं लेक्चर दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी ट्रंप ने आपका काम आसान कर दिया। मुझे उन्होंने कहा अब वो इसलिए कि आप इतने अरसे से कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, तो ट्रंप ने कह दिया। तो मैंने कहा जी डिनाइल का तो या डिल्यूजन एक फिनोमेना है जिसके अंदर आप समझते हैं कि जो मैं समझ रहा हूँ वही ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान की हुकूमत खास तौर पर उनकी एयरफोर्स तो शायद मान जाए, लेकिन उनकी गवर्नमेंट इस वक्त डिल्यूजन मोड में है, जिसमें समझते हैं कि जो वो समझते हैं, जो वो करते हैं वही ठीक है, तो उसके अलावा कोई चीज ठीक नहीं है। लेकिन आपके व्यूअर्स ज्यादातर शायद यंग होंगे, आप देखिए क्रिकेट मैच में भी जब एक बॉलर बॉल करके विकेट लेता है, वो छलांग मार के क्लेम करता है कि मैंने विकेट उड़ाई है, फिर अंपायर उंगली खड़ी करता है। ये वो भी अपना राइट समझता है या एक किस्म का फर्ज समझता है कि मैंने क्लेम करना है। अब जब आप इतना क्लेम ही ना करें, तो आप बाद में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट कह दें तो आप कहें कि नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अवार्ड किया था वो हमने अवार्ड किया, हमें अवार्ड मिलना चाहिए। अजीब कंफ्यूजन स्टेट में रखा हुआ है। मैं तो कल से कह रहा हूँ कि इनको ग्रेसफुल एग्जिट जिसको कहते हैं ना, अब सर साहब हम फाइटर पायलट्स को ना लड़ना भी सिखाया जाता है और एक एग्जिट भी सिखाया जाता है कि लास्ट मिनट आप फंसे हैं तो आपने डिसएंगेज करके कैसे कम बैक करना है। तो कम बैक करने के लिए ग्रेसफुल एग्जिट करना पड़ता है जंग से। तो इनको एग्जिट करने का सोचना चाहिए कि काफी हो गया, कौम को इन्होंने हाइप पहले क्रिएट कर दी, कामयाबी नहीं हासिल हुई, उसके बाद लोगों ने आपसे एक्सपेक्ट किया, वो नई एक्सपेक्टेशन पूरी हुई, आपने पाकिस्तान को सबक सिखाना था वो नहीं सिखा सके। मेरा ख्याल है कम अज कम वो बाकी बातें नहीं मानते तो इनको जहाजों की हद तक अब मान देना चाहिए, ताकि हम आगे चले, लेके बजाय हम बीटअप करते रहे। और कुछ अरसे बाद वैसे ही कुछ जर्नलिस्ट जब पहुंचेंगे जो आजाद किस्म के हैं, उन्होंने एक एक डाटा निकालना है, अभी भी ऑलमोस्ट आ गया हुआ है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, नॉट अ मैटर ऑफ सर्टेनिटी है कि नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छा, ये फरमाइएगा, मैंने पूछा था अगली जंग कैसे लड़ी जाएगी, जो अभी बात हुई है कि उनको समझ तो आ गया ना इंडियंस को कि हमने क्या किया, अगर उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया तो हम क्या करेंगे अगली बार, कि नया सरप्राइज होगा? जी बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया, और मैं इस पे ऐड ये करना चाहूंगा कि मैं आने से पहले भी पाक फिजाइया के इसी साइबर कमांड से में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, जिन्होंने ये जंग लड़ी थी कनाडा आने से पहले। तो मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ कि वो बिल्कुल रुके हुए नहीं है, वो नए सरप्राइजेस की बातें कर रहे हैं, वो नई इनोवेशंस की बातें कर रहे हैं। तो ये ऑनगोइंग थिंग है। जब मैं नौजवान अफसर था, मैंने पहली दफा कंप्यूटर खरीदना था, तो मैंने किसी से पूछा कि कंप्यूटर कब खरीदूं, तो उन्होंने कहा द बेस्ट टाइम टू बाय कंप्यूटर इज टुमारो, जिसका मतलब है जो आज कंप्यूटर है वो ऑब्सलीट हो चुका है, आपने कल वाला कंप्यूटर जो कि आउटडेटेड हो जाएगा। हाँ, यस, आउटडेटेड हो जाएगा। तो हमारा भी इसी पे बिलीव है, जो हमारे नौजवान ऑफिसर्स, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, वो आउटडेटेड है, तो वो इस पे लगे। अच्छा, अगर आपने ठीक 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 वो सरप्राइज देंगे। ये बताइएगा, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, आउटडेट होने की बात की है, तो आपके ख्याल में F-16 और J-35 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो F-16 तो आउटडेटेड नहीं हो गए? नहीं, देखिए सर साहब, हर जहाज की अपनी अपनी एक कंट्रीब्यूशन या एक रोल होता है वॉरफेयर का। इसमें कोई शक नहीं है कि J-10C के आने के बाद जितनी मिसाइल की रेंज है 200 किलोमीटर प्लस, उसकी F-16 के मिसाइल की उतनी रेंज नहीं है। लेकिन हम ऐसी एयरफोर्स हैं जो ये नहीं अफोर्ड कर सकती कि अगर हमारे पास 400 जहाज हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है फर्ज किया कम अज कम, तो हम 400 के 400 J-10C रखेंगे। अब आप देखिए मिग 21 इंडिया उड़ा रहा है, मिग 21 70 साल पुराना जहाज। अब उनके लिए ये आउटडेटेड नहीं हुआ, हमारा F-16 42 साल में आए हुए, और वो भी F-16 है जो अपग्रेड होता रहता है। तो जंग में ये नहीं होता कि टॉप ऑफ द लाइन सारे उड़े, बहुत सारे जहाजों ने मुख्तलिफ रोल प्ले करने होते हैं। इस जंग में भी पाक फिजाइया ने F-16 को भी इम्प्लॉय किया है, मिराजेस को भी इम्प्लॉय किया है, JF-17 थंडर को भी किया, और J-10C का तो आपको पता ही है। तो ये सारे जहाजों की, जिसको कहते हैं ना, इंटीग्रेशन होती है, ऑर्केस्ट्रेट करना होता है, किस जहाज ने डिफेंसिव रोल प्ले करना है, किसने ऑफेंसिव रोल प्ले करना है, किसने प्रोटेक्शन देनी है, अगर हमारी कोई स्ट्राइक जाएगी तो F-16 साथ जाएगा। तो हर जैसे आपने नोट किया होगा, S-400 हमारे JF-17 थंडर ने तबाह की,
अब अगर हमें ये सवाल किया जा सकता था कि J10C क्यों नहीं किया या फलां जहाज क्यों नहीं किया, तो हमने टेलर मेड किया हुआ स्पेसिफिक रोल्स के लिए कि इस जहाज के लिए बेस्ट रोल ये है और इस जहाज के लिए ये बेस्ट रोल है, इस तरह एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है।